ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो अमलेंदु जी, दिल्ली में नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है और उनकी एंट्री होते ही बवाल मच गया है। एक तरफ एक अप्रिय घटना हुई उनके एंट्री से पहले, मतलब वो दिल्ली आने वाले थे, उससे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उसके चलते एक बार फिर रेल मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव वो बुरी तरह घिर गए हैं। और वहीं दूसरी घटना की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जो सुबह 5 बजे जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी भी चर्चा जोरों से है। तो क्या कुछ अभी तक अपडेट है आपके पास भूकंप के झटकों से लेकर, वो बताइए। हाँ, देखिए, एक तो जो नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंच गए और नीतीश कुमार उनके जो पीएसओ हैं उनके शायद बेटे की शादी में आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होनी है और अमित शाह के साथ भी मुलाकात होनी है। अब होती है नहीं होती है वो अलग बात होगी, क्योंकि पिछली बार जब आए थे नीतीश कुमार तो वो प्रधानमंत्री से तय कार्यक्रम के बावजूद बिना मिले लौट गए थे और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा कयास जो थे वो लगाए जाने लगे थे और बहुत ज़्यादा चर्चाएं चली थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने जो है कई बार स्पष्ट किया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो एनडीए में ही रहेंगे और नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे, ये वो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। अब वो रहते हैं नहीं रहते हैं वो अलग का मसला है, लेकिन नीतीश कुमार की जब जब दिल्ली यात्रा होती है तो भूकंप जो है वो आते ही हैं। राजनीति में भी भूकंप आते हैं और दिल्ली में भी भूकंप आते हैं और बिहार में भी आते हैं। ये इत्तेफाक की बात है अंशिता कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचे हैं और नीतीश कुमार की दिल्ली पहुँचते ही दिल्ली में भी भूकंप आया है और बिहार में भी भूकंप आया, मतलब लिटरली भूकंप आया दिल्ली में भी। और बताया जाता है कि ये 4.3 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 4.3 थी और इस भूकंप का केंद्र जो था वो धौला कुआं के पास था, जहाँ पहले भी ऐसे कई झटके महसूस हो चुके हैं। और इसके बाद सुबह 8:02 पर बिहार के सीवान में भी जो है वो काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए और बिहार में भी भूकंप आया। तो नीतीश कुमार का दिल्ली आने से सियासी भूकंप तो आते ही हैं, लेकिन वाकई में मतलब दिल्ली में और बिहार में भूकंप आया है। तो ये इस समय की ताज़ा खबर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे कि बात चली रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले थे, उससे पहले ही सियासत गर्मा गई थी। इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया लगातार कि वो अमित शाह से इस बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार इस तरह की खबरें आई थी अमलेंदु जी कि वो शायद अमित शाह की वजह से ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बिना मिले लौट गए थे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अमित शाह का जो बयान आया था 16 दिसंबर को, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नाराज कर दिया था, क्योंकि अमित शाह का जो बयान था उसने बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी बिहार चुनाव में उसका एक तरह से संकेत दे दिया था और इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे थे। अब क्योंकि बयान नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने दिया था, इसलिए केंद्र में नाराजगी के जो है अमित शाह आ गए। नतीजा ये हुआ कि एनडीए की जो बैठक बुलाई गई उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, क्योंकि उसकी अध्यक्षता भी अमित शाह ही कर रहे थे और उस वक्त अमित शाह का ही राज्यसभा में एक और बयान आया था अंबेडकर को लेकर, उससे भी अमित शाह बुरी तरह घिरे हुए। तो ऐसे में नीतीश कुमार लगातार उनसे दूरी बना रहे थे, लेकिन बीजेपी कमान चाहता है कि अमित शाह से वो मुलाकात करें। और यही वजह रही कि जब वो पीएम मोदी और जेपी नड्डा से उनका मिलना तय था, लेकिन उनसे जब ये कहा गया कि आपको अमित शाह से मुलाकात करनी पड़ेगी, जो भी आपको बातचीत करनी है, तो उन्होंने उस दौरे को रद्द किया और वो अचानक ही पटना वापस आ गए। और इसका असर ये हुआ कि अमित शाह जब पटना जाने वाले थे उस समय भी नीतीश कुमार की तरफ से ये संकेत दे दिए गए कि अमित शाह भले ही आए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करेंगे नीतीश कुमार। ऐसे में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था अमित शाह ने पटना जाने से। तो ऐसे में अब ये सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार जब नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं तो क्या वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसको लेकर हमारे सहयोगी जो अविनाश जी यहाँ पर हैं। अविनाश जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, पहले नीतीश कुमार बता दें कि कल शाम को आ गए थे और इस बार उनके साथ में जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो भी साथ में आए हैं। और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात तो तय है ही है, इस बार वो जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलेंगे। और जैसे कल शाम को जैसा कि जेडीयू के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलन सिंह, उनका भी बयान आया था कि पीएम से सुबह 17 तारीख को उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हो रही है। वो दोपहर में पटना वापस लौट रहे हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी से भी उनकी जो मुलाकात थी वो भी रद्द हो गई है। और अब कहा जा रहा है कि पीएम 24 तारीख को पहुंच रहे हैं तो पटना में ही मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि पटना में मुलाकात तो जो भी होगी, जब पीएम पहुंचेंगे तो सीधा जो कार्यक्रम होगा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से सीधा वो वापस लौट जाएंगे।
तो जो राजनीति जो बोला जा रहा था कि जो मेन जो मुद्दा था कि एक तो सीएम पद की उम्मीदवारी और दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके के बयान चल रहे हैं, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी के बयान आ रहे थे। पहले वो कभी 40 सीटों पर डिमांड करते हैं, कभी 20 सीटों की डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना ये है कि भाई वो बड़ी पार्टी है, वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी तरीके से चिराग पासवान, मतलब पार्टी की जो वहाँ एनडीए है उसमें हर दल का अलग अलग सुनाई दे रहा है। पशुपति पारस तो अलग भी हो गए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यही कोशिश चल रही है कि पशुपति पारस को जोड़ा जाए ताकि चिराग पासवान पर दबाव बना रहे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का दिल्ली आना बाहर, क्योंकि इससे पहले दिसंबर में ही वो दिल्ली आए थे, 29-30 2 दिन के दिल्ली दौरे पर, तब भी वो रहे थे। इस बार भी वो 2 दिन के लिए दिल्ली रहे हैं। उस समय भी ये कहा गया था कि नीतीश कुमार पीएम से मिलेंगे, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात का मतलब टाइम तक फिक्स हो गया था। लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार वापस लौट गए थे। और इस बार भी जब नीतीश कुमार दिल्ली आए तो उससे पहले ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार की पीएम से तो मुलाकात तो तय है ही है, लेकिन क्या वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलेंगे, सवाल इस पर उठ रहे थे। लेकिन अब जब उनकी मुलाकात पीएम से भी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जो एनडीए गठबंधन है उसमें कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, जिसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से लगातार सुगबुगाहट चल रही है। खासतौर पर 16 तारीख, आज से ठीक 2 महीने पहले जो जिस तरीके से बयान अमित शाह ने दिया था कि सीएम पद की दावेदारी का फैसला तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा, उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की है। उनकी अगर मुलाकात हुई है तो बिहार बीजेपी नेताओं से के साथ तो हुई है, लेकिन जो केंद्रीय बीजेपी नेता हैं उनके साथ नीतीश कुमार की अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। नीतीश कुमार दिल्ली भी आए तब भी नहीं हुई है, और यहाँ से तो जो भी नेता, अब 2 महीने से तो कोई नेता गया ही नहीं है, क्योंकि ना तो अमित शाह का प्रोग्राम बना है, जनवरी में बना भी था लेकिन वो रद्द हो गया था, और नड्डा का भी प्रोग्राम कोई नहीं बना है। अब या तो अब ये है कि बीजेपी का नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संभवतः मार्च तक चुनाव हो जाए। पहले तो सुन रहे थे कि दिसंबर में मिलेगा, फिर दिसंबर से जनवरी हुआ, फिर फरवरी हुआ, अब शायद मार्च में मिल सकता है। तो शायद नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, वो नड्डा से मिलना ही नहीं चाहते हो। लेकिन अब के जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जो बताया जा रहा है उसी पर सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है। और नीतीश कुमार की तरफ से जो फॉर्मूला बीजेपी को दिया गया है, बीजेपी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का कहना ये है कि जेडीयू का, पूरी पार्टी का, कि भाई अभी लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उस समय जो सीट बंटवारा हुआ था वही फॉर्मूला रहना चाहिए। यानी कि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नाम पर था तो बीजेपी ने 1 सीट ज़्यादा लड़ी। अब विधानसभा चुनाव, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार का कहना यह भी है, जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी उनको अपने कोटे से सीटें दे, हमारे कोटे से कोई वो हाथ नहीं लगना चाहिए। नीतीश कुमार 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर जब तक ये नीतीश कुमार की डिमांड नहीं मान ली जाएगी, ये कहा जा रहा है, तब तक नीतीश कुमार संभवतः बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। और इसी को लेकर के दिल्ली आए हैं और वो बिना मिले लौट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर जो बिहार में जो सियासी सरगर्मियाँ बढ़नी है, और तेजस्वी यादव तो लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई आप दिल्ली जा क्यों रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कोई डिमांड मानी ही नहीं जा रही है तो आप बार बार दिल्ली का दौरा क्यों कर रहे हैं। कि जो मुख्य मुद्दा था विशेष राज्य का दर्जा, वो मिला ही नहीं है। बाकी जो भी डिमांड जो नीतीश कुमार की तरफ से की गई, कुछ बजट में कुछ घोषणा जरूर कर दी गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो पिछली बजट में घोषणा की गई थी वो कितनी जमीन पर एक तरीके से लागू की गई हैं। तो मात्र चुनाव के समय पर घोषणा कर देना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन बिहार को मिला क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और अगर बीजेपी की तरफ से उनकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी चुनाव में भले ही 6-7 महीना है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक तो सीएम दावेदारी और दूसरा सीट बंटवारे का फॉर्मूला, भले ही सीटों की संख्या बाद में घोषित कर दी जाए, लेकिन एक जो फॉर्मूला, जैसे 2019 के समय पर जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो सीधा एक फॉर्मूला बना दिया गया था कि सहयोगी दलों को पहले सीटें बांट दी जाएंगी और जो सीटें उसके बाद बचेंगी उनको बीजेपी और जेडीयू बराबर आपस में बांट लेगा। नीतीश कुमार चाहते इसी तरीके का कोई फॉर्मूला आ जाए कि भाई सहयोगियों के बाद हिस्सा देने के बाद जो सीटें बटेंगी उसमें से बीजेपी और जेडीयू के बीच बट जाएगा, 1-2 सीट जेडीयू को ज़्यादा मिल जाएगी। बस वो उनकी यही डिमांड है, और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो तब तक संभवतः वो जेपी नड्डा और अमित शाह से नहीं मिलेंगे, और बीजेपी के नेताओं से वो नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए संभवतः उनकी पीएम से जो मुलाकात तय होती है वो बार बार रद्द हो जाती है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया वही नीतीश कुमार के साथ बिहार में भी हो सकता है। और ये डर, या कह सकते हैं कि बीजेपी की रणनीति और नीतीश कुमार का डर एक साथ निकल कर आ गया, और बीजेपी की रणनीति को समझते हुए नीतीश कुमार अभी उनसे डील करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से जो खुला ऑफर उनको दिया गया है उस पर वो कोई भी फैसला अभी नहीं ले रहे हैं, और वो उसमें लगे हुए हैं कि क्योंकि महागठबंधन भी उनको किसी तरह से अभी नहीं क्लियर कर रहा है चीजें। महागठबंधन भी चाहता है कि तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाया जाए, और इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, महागठबंधन की तरफ से नीतीश के लिए ऑफर तो है, लेकिन मामला वहां पर भी सीएम पद को ही जड़ा हुआ है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, और कांग्रेस ने भी उस चीज़ को मान लिया है कि भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने दरवाजा तो खोल दिया है और ये बोला है कि 2025 तक वो काम करें, लेकिन मामला चुनाव को लेकर है। चुनाव में नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर वो साइड जाएं तो कम सीएम फेस वही बनाए जाएं। इसको लेकर अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, और इसीलिए नीतीश कुमार जो पलटी मारने की बात चल रही थी, वो नीतीश कुमार ने इसीलिए मना कर दिया कि भाई हम जहाँ हैं अभी हम वहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, यदि नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बनाया जाता है, तो जब वो महागठबंधन की तरफ जाने के लिए वो तैयार नहीं है सीएम फेस के लिए, तो यदि एनडीए में यदि उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये तो बोला जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती है आमतौर पर उसको सीएम नहीं बनने देती है। तो ये बात नीतीश को ही मालूम है कि भाई हमारे नाम पर आप चुनाव लड़ लेंगे, बहुमत भी मिल जाता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी बाद में हमको ही सीएम बना दे। कि अब बीजेपी जो 2019 और 2014 से पहले वाली बीजेपी थी वो नहीं है, कि उससे पहले तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता था सीएम भी उसी को बना दिया जाता था, लेकिन 2023 के बाद से बीजेपी में ये परंपरा बदल गई है। चुनाव किसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है और सीएम किसी दूसरे को बना दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो सहयोगी दल का हो। और इसीलिए नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भाई हमारे नाम पर यदि सीट कम भी मिल रही हो तब भी चल जाएगा, लेकिन बीजेपी सीएम फेस नीतीश कुमार को घोषित कर दे, उसके बाद ही वो बीजेपी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और क्योंकि पीएम के साथ जिस तरीके से बार बार टाइम उनका तय हो जाता है मुलाकात का, और अंतिम समय पर रद्द हो रहा है, तो इस जाहिर सी बात है ये दबाव बीजेपी की तरफ से आ रहा है। और नीतीश को ही पता है कि एक बार यदि बीजेपी के दबाव में आ गए तो फिर जो सीट बंटवारे में भी बीजेपी की ही चलेगी, और सीएम फेस जो वो चाहते हैं कि उनको घोषित कर दिया जाए वो बीजेपी उनको सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। बीजेपी महाराष्ट्र पैटर्न पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, और खासतौर पर महाराष्ट्र को जिस तरीके से उनको दिल्ली में जीत मिली है उसके बाद से तो जो बीजेपी के नेता हैं उनके टारगेट पर सीधा सीधा सीएम पद ही आ गया है। और नीतीश कुमार भी, दिल्ली में उनको एक सीट मिली थी, वो उनका उम्मीदवार तो चुनाव हार ही गया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अधिकतर चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो भी ठीक करीब 80% के करीब रहा है, 70-80% के करीब। तो बीजेपी चाहती है कि भाई यदि यही स्ट्राइक रेट उसका बिहार में भी रहता है और नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट पुराना पिछली बार जैसा यदि हुआ, तो फिर बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को सीएम इस बार नहीं बनने देगी। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि चाहे गठबंधन के सहयोगी हो या बीजेपी हो, उनको उतना सीट नहीं मिले कि बीजेपी और उनके अपने जो बाकी के सहयोगी उनके साथ वो सरकार बना ले जाए। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी जेडीयू को कम से कम 100 से ज़्यादा सीटें चुनाव लड़ने को मिले, और इसी पर सारा पेच फंसा हुआ है। और जब तक ये नहीं सुलझेगा तब तक ये मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार चाहे जेपी नड्डा पटना पहुंचे या नीतीश कुमार दिल्ली आए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने वाली है। जी, तो यहाँ पर अभी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है, ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कोई संकेत मिलने वाला है कि क्या कुछ होने वाला है। आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी कि वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो ये भगदड़ हुई है, जो घटना हुई है, इसमें कई लोगों के जान जाने की खबर है और कई घायल भी हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बुरी तरह से एक बार फिर सरकार घिर गई है और इस पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। हाँ देखिए, इस पर विपक्ष ने काफ़ी हमला बोला है। कल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे कि इसकी इंतज़ाम पहले से क्यों नहीं किए गए। 1500 टिकट हर घंटे जब काटे जा रहे थे तो आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि भीड़ कितनी बढ़ रही है, रेलों का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। और वो अश्विनी वैष्णव की एक बाइट जो संसद में उन्होंने दी थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि सब महाकुंभ के लिए
13,000 रेलगाड़ियों का जो स्पेशल रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, अगर 13,000 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं तो 13,000 रेलगाड़ियों के लिए फिर ये इतनी भीड़ क्यों दिखाई पड़ रही है और किस तरह, और 13,000 रेलगाड़ियाँ अगर चल रही हैं तो 13,000 रेलगाड़ियों के हिसाब से कितनी लोग वहाँ पहुँचेंगे इलाहाबाद, उसके हिसाब से इलाहाबाद में क्या प्रबंध है और आपने रेलवे स्टेशनों पर क्या प्रबंध किया। अगर 13,000 रेलगाड़ियाँ आप चला रहे हैं तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कल जो कहा है उसको हम लोग सुन भी सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, पहले सुप्रिया श्रीनेत को सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या बोला है, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। जो 29 तारीख को हुआ और जो कल हुआ उसको देखकर बार बार ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आम आदमी की जान जाएगी तो सरकार संचालन से पहले, शवों को ठीक से घर पहुंचाने से पहले, घायलों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य निवारण के पहले मौत का आंकड़ा छुपाने में जुट जाएगी। ये 29 को भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में और ये हमने कल नई दिल्ली में भी देखा और अश्विनी वैष्णव इसका चेहरा बने कल। क्योंकि अगर सरकार को परवाह होती तो उचित प्रबंध जरूर किए गए होते, पुलिस प्रशासन तैनात रहता, एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई गई होती। बड़ा दम्भ भरा गया। 5,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, रेलवे ने 3 साल से तैयारी कर, यह थी आपकी तैयारी। आपके आधिकारिक आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर 18 ही लोगों की मौत हुई है, यह आपकी तैयारी थी। कहां है आपकी जवाबदेही? सरकार ने विज्ञापन खूब छपवाए, खूब चकाचौंध करी और जो भी महाकुंभ जा रहा है वो आस्था से जा रहा है और सरकार के न्योते पे जा रहा है, क्योंकि हर विज्ञापन में न्योता है और होना भी चाहिए, लेकिन फिर बंदोबस्त भी वैसा करिए। ऐसा लगता है कि सरकार का सारा फोकस छवि बनाने में, चकाचौंध करने में, विज्ञापन छपवाने में, टीवी पर विज्ञापन चलवाने में निकल गया। न सुरक्षा के प्रबंध है, न आवागमन के प्रबंध है, न पुलिस प्रशासन की बातें कही गई हैं। बार बार सरकार को कहा गया और ट्रेनें चलवाइए, कान पर जू नहीं रहेंगी। अगर और ट्रेनें चल रही तो किस ग्रह पर चल रही हैं? सरकार को सदन में कहा गया एयरफेयर 50,000 रुपए का हो गया है, स्टेप इन करिए, कंट्रोल करिए इसको। सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। तो अभी हम सुप्रिया श्रीनेत को सुन रहे थे, काफी नाराज नजर आ रही हैं और उन्होंने कई सवाल पूछे हैं सरकार से कि आप जो बार बार इंतजाम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि रेलवे पर आपने बहुत ज्यादा खर्चा किया है, तो अगर खर्चा किया है तो कहां पर है? वहीं जिस तरह से अभी अमलेंदु जी आपने भी कहा कि ऐसा कहा गया था कि कई ट्रेनें चलवाई गई हैं, स्पेशल ट्रेनें, तो अगर स्पेशल ट्रेनें चलवाई गई हैं तो फिर ये भीड़ क्यों लग रही है? अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि भोपाल पे भी लगभग 10,000 लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तो हर शहर से लगभग ऐसी खबर आ रही है कि महाकुंभ के दौरान भीड़ लगी हुई है। ट्रैफिक की स्थिति देख ही रहे हैं आप, सबसे बड़ा जाम अभी पिछले दिनों लगा था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुलती जा रही है। यहाँ पर योगी सरकार भी बुरी तरह घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी घिरी हुई है। तो इसको लेकर विपक्ष ने हमला बोल दिया है और अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए, इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। एक तो पहले ही यूपी सरकार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में थी। अखिलेश यादव लगातार दिन में मुझे लगता है कम से कम 10 ट्वीट तो महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर करते भी हैं और कल तो उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि इस सरकार को अगर कुछ बताओ कि ये कमियां हैं तो ये उसको अपनी आलोचना समझ के बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो जबकि जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप व्यवस्था ठीक कीजिए, चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए। योगी आदित्यनाथ का आज भी एक बयान है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 50 करोड़ लोग जो है वो अब तक कर चुके हैं और कितना महान कुंभ है ये। महान कुंभ है, ठीक है, अच्छी बात है, महान कुंभ है और 50 करोड़ लोग कर चुके हैं, लेकिन वो उसकी व्यवस्था क्या है इस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं। यही सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि सरकार ने जो इंतजाम किए, चलिए यूपी सरकार के ऊपर सवाल है, लेकिन जो केंद्र सरकार का मसला है, जो अश्विनी वैष्णव जो 13,000 ट्रेनें चलाने का वायदा किया, मतलब घोषणा की थी और बताया गया 5,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब इतनी भीड़ बढ़ रही थी तो आपने रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ क्या कर रही थी? आपने इंतजाम क्यों नहीं किए? क्राउड मैनेजमेंट इस समय रेलवे स्टेशनों पर क्यों नहीं है? तो अगर रेलवे स्टेशनों पर नहीं, अब ये भीड़ इस तरीके से हो रही है तो, और दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन एरर्स कही जाती हैं, आपको याद होगा कि 2013 में भी जब इलाहाबाद में एक दुर्घटना हुई थी, रेलवे की दुर्घटना, उस समय भी ये बताया गया था कि साहब वो अचानक से रेलवे प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा कर दी गई थी। रेलवे के प्लेटफॉर्म बदले जाते हैं, लेकिन ऐसी जब स्थितियाँ होती हैं तो ऐसे में रेलवे प्लेटफॉर्म बदलने से बेहतर ये होता है कि आप ट्रेन को लेट कीजिए ताकि लोग भागे नहीं। तो ये
इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया और इतनी समझ जो थी वो अधिकारियों को क्यों नहीं थी जो भी इसका इंतज़ाम देख रहे थे कि भाई आप एकदम से घोषणा कर देंगे कि 12 नंबर पे आने वाली प्लेटफॉर्म 16 नंबर पे आ रही है तो लोग भागेंगे, जाहिर सी बात है, ट्रेन ना छूट जाए। ट्रेन ना छूटा है। अब जो सरकार के बयान आ रहे हैं वो भी कई तरीके के बयान आ रहे हैं इस दुर्घटना को लेकर। पहले तो कहा गया कि कोई दुर्घटना हुई नहीं, भगदड़ कुछ हुई नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में था कुंभ में कहा गया कि अफवाह फैला रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर दबाव डाला गया कि वो रिपोर्ट ना दें और इस तरीके के वीडियो भी सब आए। तो 3 तरीके के बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, उससे अब ये मामला और उलझता जा रहा है कि असल में हुआ क्या है और जांच जो है वो किस दिशा में पहुंची है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। शिवसेना जो यूबीटी उसके प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं। जी हाँ, उन आनंद दुबे को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ बोला है उन्होंने, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अब केंद्र है वो जांच करेगी, क्या फर्क है, कुछ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई रोक नहीं पा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे मंत्रालय ने कर दी, इतनी बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कर दी, 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कितने पता नहीं घायल हो गए, कोई सीमा नहीं है। भगदड़ इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय, रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बजाय अब वो लिपापोती में लगे हैं कि ये अफवाह तो नहीं था, किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। अरे भाई, पूरी दुनिया के सामने दिखा है कि हर घंटे 150 टिकट आपने 1500 टिकट आपने बेचे हैं, तो वो भीड़ कहाँ जाएगी? अगर हर घंटे 1500 लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे और 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रेनें वहाँ से नहीं छूटेंगी तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। यही महाकुंभ में भी हुआ था। आज तक ये नहीं पता चला कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने घायल हैं। आज भी बहुत सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई हैं महाकुंभ में। तो मतलब ये हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ही क्यों होता है, सनातनियों के साथ ही क्यों होता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बहन तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, अपने ही महाकुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और पहुंच भी जा रहे हैं तो स्टैम्प में भगदड़ में मारे जा रहे हैं। और हम सवाल पूछें तो ये कह रहे हैं कि कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं है। तो इनको क्या लगता है कि विपक्ष ने वहां षड्यंत्र किया हुआ है? पकड़ लो, डाल दो हम सबको जेलों में, ठूस दो, फांसी पे लटका दो। लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। रेल मंत्री पूरी तरह असफल हैं, फेल हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे नए सांसद चुनकर आए, उनको मौका देना चाहिए। तो अभी हम आनंद दुबे को सुन रहे थे, शिवसेना यूबीटी गुट के नेता हैं और इनका कहना है कि रेल मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके अलावा जो उन्होंने कई सवाल उठाए, महाकुंभ में जो लोगों की जान गई उसको लेकर भी उन्होंने बात की। और लगातार ये सवाल अमलेंदु जी बना ही हुआ है कि महाकुंभ में जितने लोगों की जान गई है, सरकार ने असल आंकड़ा छुपाया है। संसद में भी ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बार बार इसको लेकर सरकार को घेरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा, कई सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। और अब ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि आप इसे अमलेंदु जी, जहां पर ये दिल्ली में जो घटना हुई, रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसमें जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, कई जगह 18 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है, कुछ रिपोर्ट्स में 21 लोगों की जान जाने का भी दावा किया जा रहा है। इसको लेकर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि आंकड़ा सरकार छुपा रही है, जैसे कि हमेशा करती है। और ये सोचने वाली बात भी है कि महाकुंभ जहां पर इतने सारे लोग हैं, वहां पर मात्र 30 लोगों की जान गई और यहां पर महाकुंभ से तो लगता है कि कम ही संख्या रही होगी, तब भी ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है 18। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि महाकुंभ में कई हजार लोगों की जान चली गई है। हाँ, देखिए, अब कितनी गई है जो सरकारी आंकड़ा हम तो वही मानेंगे और वही बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि हजारों की जान गई, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध जताया गया। उनका ठीक है, मैं हजारों कह रहा हूँ, अब तो आप असली आंकड़ा बता दीजिए कितने की जान गई है, तो सही आप बता दीजिए। तो सरकार सही आंकड़ा क्यों नहीं बता रही है, ये सवाल जो थे वो विपक्ष की तरफ से उठाए गए। राज्यसभा में भी उठाए गए, लोकसभा में उठाए गए, राज्यसभा में बहिर्गमन भी हुआ, नारेबाजी भी हुई, सब कुछ हुआ। लगातार इसकी मांग की गई कि सरकार सही आंकड़ा दे, इस पर वक्तव्य दे, लेकिन सही आंकड़ा उस पर नहीं दिया गया। बल्कि सभापति जो थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने तो प्रमोद तिवारी को सलाह दे दी कि महाकुंभ को लेकर के अपना जो है हाजमा शक्ति थोड़े बढ़ाइए, इस तरीके की सुझाव उन्होंने दे दिया। लेकिन इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और जो लोग गायब हैं अब तक, जो खोया पाया है, उनकी क्या सूचना है, जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं वो कहाँ गिने जाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के
के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार जो सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने इसको डबल इंजन वाली सरकार को डबल ब्लेंडर वाली सरकार जो वो कह दिया है कि डबल ब्लेंडर हुआ, यानी एक ब्लेंडर जो महाकुंभ में हुआ, दूसरा ब्लेंडर जो दिल्ली में हुआ। सवाल यही है जो अंशिता आपने भी कहा कि जब महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई थी तो उससे आखिर सबक क्या लिया गया। जब कटनी का एक जो एसएसपी है उसकी वो वायरल हो रही थी, अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया था कि भाई 300 किलोमीटर लंबा जाम है और आप यहीं से वापस लौट जाइए और अच्छा ये है कि आप बाद में जाएं, समय लेकर जाएं। जब एसएसपी वहाँ का एक राज्य में 300 किलोमीटर पहले खड़ा कह रहा है कि 300 किलोमीटर लंबा जाम है, आप समझ सकती हैं। तो इसका मतलब कि बहुत तगड़ी वो थी। तो फिर इसके इंतज़ाम क्या किए गए थे और किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट होगा। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक टीवी चैनल ने जो उससे पहले के टीवी फुटेज जारी किए कि किस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, वो साफ दिखा रहा है कि अव्यवस्था फैल चुकी थी और एकदम बिल्कुल कहा जाए कि बिल्कुल अराजक स्थिति जो थी वो बन चुकी थी। तो जब ऐसी स्थिति बन चुकी थी तो उसको क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया, लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, या ठीक तरीके से लाइन लगाने की कोशिशें क्यों नहीं की गई, ये सारे काम जो थे क्यों नहीं। असल है क्या अंशिता, मैन फोर्स की कमी वैसे ही रेलवे जो है वो जूझ रहा है और जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है उसके चलते नई भर्तियाँ नहीं की जानी, चूँकि नई भर्तियाँ अगर की जाएंगी तो वो उसमें आरक्षण देना पड़ेगा। तो ये मसला है गंभीर है। तो तमाम चीज़ें अब सामने निकल कर आ रही हैं। इन सबसे बचने के लिए ये रास्ते अपनाए गए। अखिलेश यादव ने इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, और मुआवजे की मांग भी की है। पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले भी कहा, दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना। जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रख सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए? जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहां भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है या एक्सीडेंट की वजह से जान गई या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कही तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे और आपने कार्ड दे करके बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग सोए जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। 144 साल का जो गिनती है वो हमें नहीं समझ में आ रही है। और हमें ही नहीं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो शायद 144 का सच ठीक बता सकते हैं। केंद्र सरकार ने तो अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, इन्होंने मुआवजे की मांग की और बिल्कुल सही बात है कि मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि धार्मिक आयोजन था और इसको लेकर कई सवाल भी अखिलेश यादव ने उठा दिए। और इससे पहले जब हम आनंद दुबे को सुन रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि कई गाड़ियां लावारिस खड़ी हुई हैं लेकिन उनको कोई लेने, क्योंकि लोग का आंकड़ा खुलकर नहीं निकल कर आ रहा है। ऐसे में जब हम अखिलेश यादव को भी सुन रहे हैं और ये मुआवजे की बात कर रहे हैं तो अमलेंदु जी, एक बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सरकार तो असली आंकड़ा देने को राजी नहीं है। तो पहले तो जान गई, इसको लेकर छुपाई जा रही है चीजें, तो पहला तो हक यहीं खत्म हो गया लोगों का, क्योंकि 30 लोग कह रहे हैं सरकार की तरफ से और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं या तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम वीडियोस निकल कर आए हैं, उससे कहा जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरह से कहा या जया बच्चन ने जिस तरह से कहा कि हजारों लोगों की जान गई है इसमें और कई शवों को तो बहा दिया गया गंगा जी में, जैसा कि कहा गया था अभी जया बच्चन की तरफ से। तो ऐसे में अधिकार तो वैसे भी नहीं मिलेगा, हक जो है उनका मुआवजे का वो सरकार वैसे भी नहीं दे पाएगी। कई लोगों का जब आंकड़ा ही नहीं आएगा तो कैसे मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, असल में समस्या जो है वो मुआवजा देने की मुझे लगता है कम है। उससे ज़्यादा समस्या ये है कि सरकार की असल में पोल खुल जाएगी कि कितनी अव्यवस्था हुई और सरकार किस तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाई। तो उससे बचने के लिए शायद आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो कि विपक्ष का आरोप है। और अगर आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं तो फिर सरकार को कहना चाहिए कि ये आंकड़े एकदम सही हैं और जो लोग खोए हैं उनके बारे में सूचना भी दी जानी चाहिए कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं वो
लापता नहीं है तो उनको ढूंढा जाए, उसको क्या किया जाए। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उस पर सरकार जो है वो एक्शन भी ले रही है। जो जिन लोगों ने वो वीडियो पोस्ट किए हैं तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए जा रहे हैं कि मतलब आप अफवाह फैला रहे हैं। इस मतलब सच बोलने वालों की आवाज दबाई जाए। हाँ, अब वो सच बोलने वाला है या जो एक तरीके से जो वास्तविकता है वो है, या जो लाइव वहाँ से जिन लोगों ने बताया उन सबके ऊपर दबाव डालने की कुछ तरीके से कोशिश हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं। अब सरकार आंकड़े छिपा रही है या सरकार मुआवजा बचाना चाह रही है, ये तो सरकार जाने। लेकिन चाहे 30 की जान गई हो चाहे 18 की जान गई हो, अंशिता, सवाल सरकार की बद इंतजामी पर है कि ये सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है दोनों ही मामलों में। और इसीलिए अखिलेश यादव जो है वो इसको डबल ब्लेंडर वाली सरकार कह रहे हैं। डबल इंजन सरकार जो कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको डबल ब्लेंडर कह रहे हैं कि महाकुंभ में ब्लेंडर आपने किया और उसके बाद आपने उससे सबक नहीं लिया और दिल्ली में फिर जो है वो आपने डबल ब्लेंडर मतलब दूसरा ब्लेंडर आपने कर दिया। तमाम रेलवे स्टेशनों पर इसी तरीके की अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो जब इस तरीके की अव्यवस्थाएं, अभी हमारी एक सहयोगी जो आई हैं तो बता रही हैं कि सब आगरा से बस नहीं मिल रही थी दिल्ली आने के लिए, क्योंकि बसें जो है वो बताया जाता है सब कुंभ में, और कुंभ में भी कौन सी बसें कुछ पता नहीं है। तो ये जिस तरीके की सब आ रही है, तो यानी अव्यवस्था जो है वो पूरे राज्य भर में फैली हुई है और राज्यों में भी फैली हुई है अव्यवस्था। तो इसका इंतजाम किया जाना चाहिए था। भाई आपको जब मालूम है कि कुंभ होना है तो उसके लिए पहले से बसों के इंतजाम किए जाने चाहिए थे। जैसा कि कह रहे हैं अश्विनी बैठे साहब, उन्होंने बताया लोक संसद में सब 13,000 रेलगाड़ियों का इंतजाम किया गया है। तो वो पहले से रूट चार्ट उन 13,000 रेलगाड़ियों के कहाँ हैं, कहाँ लगाई गई वो रेलगाड़ियाँ, उसका कोई होगा ना, समय सारणी होती है, रेलवे समय सारणी जारी करती है। अगर स्पेशल ट्रेन भी थी तो स्पेशल ट्रेन की समय सारणी क्या बताती है कि वो कहाँ से चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, तो इतनी व्यवस्था क्यों हो रही है। तो ये बहुत सारे सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं और सरकार इनके कोई जवाब देने की बजाय जो है वो एक तरह से कहा जाए वो चुप्पी जो है साध रही है और चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल, डबल इंजन सरकार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब भी पीएम मोदी किसी भी राज्य में चुनाव से पहले जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि डबल इंजन की सरकार लेकर आइए और फिर यहां पर चीजें सुचारू रूप से चलेंगी क्योंकि दोनों डिब्बे मिलकर अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहां पर डबल इंजन सरकार में ब्लंडर होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यानी मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों ही बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। वजह दो हो सकती हैं, या तो मुआवजा या फिर जिस तरह से कुव्यवस्था की पोल जो खुल गई है। दूसरी बार कोरोना के दौरान भी इस तरह से कुव्यवस्था को लेकर सरकार बुरी तरह घिरी थी। सवाल तब भी उठे थे और उस सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए गए और उसी तरह से अब महाकुंभ को लेकर जो कुव्यवस्था जो आई है सामने, यहां तक कि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि एक ही भगदड़ को जैसे तैसे मान लिया है। भगदड़ें तो वहां वही काफी हुई हैं, 3 की तो रिपोर्ट्स ही सामने आई हैं। तो यहां पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार छुपा रही है, क्योंकि खुद वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके भी शुरुआती जब पहले दिन प्रशासन के जो बयान थे वो यही थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, अफवाह है। वो तो अगर पीएम मोदी रैली में ये ना कहते, दिल्ली में जब वो रैली करने आए थे कि कुछ पुण्य आत्माओं को हमने खो दिया है, तो शायद योगी सरकार ये मानती ही नहीं कि कोई भगदड़ भी हुई है। तो तमाम ये जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से और इस सब के बीच में अब ये घटना और हो जाना सरकार को और बुरी तरह घेर दिया है इस घटना ने। वहीं दूसरी तरफ और सारी चीजों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, बिहार में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है इस साल के आखिर में, उसको लेकर बहुत सारी तैयारियों में जुट गए सभी राजनीतिक दल और वहीं बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि उस रणनीति को समझ चुके हैं, ऐसे में वो लगातार कहीं ना कहीं बार्गेनिंग एक तरह से कह सकते हैं कि वो करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन के साथ उनकी डील हो पाती है या फिर एनडीए के साथ। इसी के दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पर अमेरिका से जिस तरह से अपने जो प्रवासी वहां पर जो अप्रवासी जो रह रहे थे, वहां पर जो लोग वापस आ रहे हैं, वो जिस तरह से उनको लाया जा रहा है उसको लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा था कि जब अमेरिका जाएंगे मोदी और ट्रंप से बात करेंगे तो इस मुद्दे को वो रखेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर बात ही नहीं की। और उससे पहले जब एस जयशंकर का बयान था वो ये था कि उनका ये कानून है। तो कहीं ना कहीं घुटने टेक देना अमेरिका सरकार के आगे, ट्रंप के आगे, बल्कि एक तरह से मोदी अपने आप को मित्र कहते हैं और वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो अपने लोगों के हक की आवाज उठा जाए। तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और बुरी तरह से सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, इसको लेकर सरकार
सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरती हुई नज़र आ रही है। और जो एक और बड़ी घटना हुई है अंशिता, वो ये हुई है कि वहाँ से जो यात्री आए लौटकर, उनमें जो सिख यात्री थे उनकी पगड़ी जो थी वो खुलवाई गई और उनके जंजीरों में बांधा गया। इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो होते हैं। जो भुक्तभोगी उन्होंने कहा है कि वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले जो थे उनकी पगड़ी उतारी गई और उनको काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया गया। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, अगर आप वो ट्वीट पढ़ के बताएंगी तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल। अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर देश वापस भेजा था, जिससे पूरे देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। ऐसे में पूरे देश को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के दौरे पर भारतीयों के साथ हुए अमानवीय बर्ताव पर विरोध जताएंगे, जिससे अमेरिका दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार तो अमेरिका ने अपनी पुरानी हरकत दोहराने के साथ ही बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हमारे लोगों को सेना के जहाज में जंजीरों में बांध कर भेजा गया। जहाज में चढ़ने से पहले सिख भाइयों की पगड़ी तक उतरवा दी गई। ये देश और देशवासियों का घोर अपमान है। उनके सम्मान और स्वाभिमान पर गहरी चोट है। ऐसे में सवाल जो पूछे हैं कांग्रेस ने, वो मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस ने पूछा है, क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका की इस घटिया हरकत पर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीएम मोदी सिख भाइयों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर ट्रंप से सवाल पूछेंगे? वो देशवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा और पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर पीएम मोदी बहुत ज्यादा घिर गए हैं, क्योंकि पहले ही जो घटना सामने आई थी या जिस तरह का वीडियो सामने आया था उसने ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में अब ये दूसरी जो आया विमान और इससे अमृतसर में जिसको लैंड कराया गया, पहले सरकार पर यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर अमृतसर को क्यों चुना गया है, पंजाब सरकार की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अब ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल था कि इस बार जब विमान आएगा तो उसमें किस तरह से अप्रवासियों को भेजा जाएगा। यहाँ पर पहले से और ज्यादा बुरी स्थिति में भेजा गया है, तो इसको लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। क्या कुछ कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, इस पे मोदी सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई है। अभी तक तो सिर्फ यही था कि भाई जो वहाँ से आ रहे हैं भारतीय वापस, उनको जंजीरें में बांधकर और हथकड़ी लगाकर भेजा जा रहा है। और भारत की सीमा में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो किस आधार पर उनको हथकड़ी और जंजीर लगाई गई, क्योंकि भारत में तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अगर कोई मान लीजिए वहाँ स्थिति है भी तो वहाँ की स्थिति है वो अमेरिका की, वहाँ कुछ हुआ होगा। लेकिन यहाँ अगर इस तरह से लाया जा रहा है तो भारत सरकार जो है वो ये क्यों स्वीकार कर रही है कि एक तो अमेरिका का सैन्य विमान भारत में आ रहा है, तो ये अनुमति क्यों दी गई सैन्य विमान की? दूसरा, फिर हमारे जो भारतीय हैं उनको हमारी सीमा में कोई अमेरिकी पुलिस या अमेरिकी सेना किस तरीके से हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर लेके आ सकती है? ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी कि हमारी जो एक राष्ट्र की संप्रभुता है उसका उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर सख्त आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। विपक्ष की ऐसी मांग है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई जो है मांग नहीं, मतलब इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इधर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने भी इस तरीके के सिख यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार पर सख्त आपत्ति अपनी दर्ज कराई है और कहा है कि इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और सिख धर्म में अंशिता पगड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा वो समझी जाती है, प्रतिष्ठा की चीज़ समझी जाती है, काफ़ी ज़्यादा पूज्य समझी जाती है, क्योंकि वो उनके एक जो धार्मिक प्रतीक होते हैं उनका एक 5 में से उनमें एक पगड़ी होती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियाँ गंभीर भी हो सकती हैं। तो जिस तरीके से सिख यात्रियों की पगड़ी जो थी जहाज़ में बैठने से पहले उतरवाई गई, ये काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक था और इसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर जो है गंभीर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, लगातार ये जो अप्रवासियों का आना का जो क्रम शुरू हुआ है, पहले इसको लेकर ट्रंप पर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है जिस तरह से उन्होंने भेजा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है कि जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत को लेकर उनका रुख जो है वो बहुत ही ज्यादा नया, एक तरह से कह सकते हैं, तल्ख देखने को मिल रहा है। जबकि पीएम मोदी की तरफ से लगातार उन्हें अपना मित्र कहकर संबोधित किया गया है और पीएम मोदी ये दावे करते रहे हैं कि अब अमेरिका हमारा मित्र बन चुका है, ट्रंप हमारे मित्र बन चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ट्रंप मित्र हैं तो वो भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो क्या आने वाले समय में इसको लेकर और चीजें खराब होती हुई दिखाई दे सकती हैं? हाँ, आगे ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने इतने कमज़ोर नज़र क्यों आए? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है कि चूंकि ट्रंप जिस तरीके से इस समय अराजक बने हुए हैं और जिस तरीके की वो बेहूदियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक सभ्य देश का प्रधानमंत्री का जाएगा तो वो उनकी बेहूदियों का जवाब जो है वो नहीं देगा ट्रंप की। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कमजोरी साबित करना, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब ट्रंप इतनी बेहूदी
मोदी कर रहा था तो आपको वहाँ उसका प्रतिवाद करना चाहिए था, क्योंकि आप एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के आप प्रधानमंत्री हैं और आप वहाँ गए हैं। ठीक है, आप उसकी ज़मीन पे हैं, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं हैं और आपकी मित्रता अपनी हो सकती है। हालांकि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो पहले जब ट्रंप से मिलते थे तो बहुत लपक कर जो थे वो गले मिलते थे। इस बार वो गले मिलना नहीं हुआ है, लपक बुलाया ही नहीं गया था उनको, बुलाया नहीं गया था, लेकिन अभी जब भी गए तो अब भी जाकर वो उस तरीके से गले नहीं मिले जैसे पहले गले जाकर मिलते थे। तो इसको भी लेकर जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ट्रंप से इस बार गले क्यों नहीं मिले। यानी इसका मतलब रिश्तों में खटास तो पड़ चुकी है, ये भी साफ समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल रिश्तों में खटास का नहीं है, आपके रिश्ते व्यक्तिगत कुछ भी हो सकते हैं किसी के साथ भी। उन रिश्तों का हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उस पर तो इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पर तो नहीं पड़ रहा, हमारे राष्ट्रीय हितों पर तो नहीं पड़ रहा है। इसको लेकर जो है सवाल उठते हैं। तो यही सवाल उठते हैं कि आपके रिश्ते ट्रंप से अच्छे हो या बुरे हो, उससे देश को लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर आपके रिश्तों की वजह से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है और इसको लेकर सवाल जो लगातार उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी एक तरह से कहा जाए तो अपनी दोस्ती जो है वो आपकी, आप अपना उसको देखिए, लेकिन देश की जब बात आ रही है तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपको फैसला लेना चाहिए। इस तरह से विपक्ष कह रहा है पीएम मोदी से, और लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही कोई जवाब दिया जा रहा है। यानी सरकार बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है अमेरिका के सामने, और इसको लेकर ही एक बड़ा सवाल तो ये कि आखिर इस कमजोरी की वजह क्या है। वहीं इन सब के अलावा और भी कई मामलों को लेकर सरकार घिरती जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार इस समय चौतरफा घिरी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर अभी तक चीजें साफ नहीं हो पा रही हैं, नीतीश कुमार तल्खी दिखा रहे हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर जो घटना हुई और उसके बाद लगातार जो दूसरे राज्यों से भी खबरें आ रही हैं कि कैसे अव्यवस्था है, एक यूपी में जो कुंभ हो रहा है उसके चलते पूरे देश में अव्यवस्था देखने को मिल रही है, चाहे वो भोपाल का रेलवे स्टेशन रहा हो या दिल्ली में तो घटना ही हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके अलावा और भी तमाम राज्यों के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन से घटनाओं की खबरें आ रही हैं सामने कि किस तरह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क से ना सड़क पर लोग जा पा रहे हैं, सड़क पर भी इतने लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, दूसरी तरफ ना ट्रेनों से जा पा रहे हैं। लेकिन योगी सरकार की तरफ से लगातार ये दिखाया जा रहा है कि महाकुंभ में सब कुछ ठीक चल रहा है। सरकार के पास ये आंकड़ा तो है कि कितने लोग नहान कर चुके हैं, 50 करोड़ का आंकड़ा भी है। बिल्कुल वही मैं कह रही हूं कि इतना बड़ा आंकड़ा तो है सरकार के पास कि कितने लोगों ने अभी तक नहान कर लिया, कितने लोग पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों की जान चली गई है। तो ये भी अपने आप में योगी सरकार पर सवाल खड़े करता है, मोदी सरकार पर सवाल खड़े करता है। इस सब पर और चर्चा करेंगे हम नेंदू जी, लेकिन इसके अलावा और भी कई मामले इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके जो नतीजे आए उसने एक बार फिर कहीं ना कहीं विपक्ष को में एक दबाव पैदा कर दिया है, क्योंकि पहले हरियाणा में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि सरकार तो इस बार कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी, लहर वहां कांग्रेस की है। इसके अलावा वहां पर पहला झटका लगा, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी ने सरकार बनाई और हालांकि उसको लेकर भी सवाल अलग उठ रहे हैं। ईवीएम में धांधली के आरोप लगे, बैटरी का मुद्दा छाया रहा। पवन खेड़ा ने बाकायदा ट्वीट भी किया, वीडियो भी जारी किया, और सिर्फ वीडियो ही जारी नहीं किया, तमाम सबूत भी पेश किए गए कांग्रेस की तरफ से। हालांकि चुनाव आयोग जैसा कि खारिज करता है उन आरोपों को, इसको लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव पर पूरा फोकस किया गया। संजय राउत ने दावा किया था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो हरियाणा में हुआ वो यहां नहीं होने देंगे, यहां पर ईवीएम का खेल बीजेपी नहीं कर पाएगी। लेकिन वहां पर भी जो नतीजे आए उसने भी सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि सोचने वाली बात यह थी कि लोकसभा में प्रदर्शन एमबीए का अच्छा रहा था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो एनडीए ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया, और सिर्फ एनडीए नहीं, बीजेपी जो डबल डिजिट में रहने वाली थी वो ट्रिपल में पहुंच गई। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, उन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग घिरी रहा था, और तीसरी बार जब दिल्ली में चुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर एक दबाव है, और सहयोगी भी अब दबाव में आ गए हैं बीजेपी के, क्योंकि इससे पहले यह माना जा रहा था कि सहयोगी हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो 3 राज्य यहां पर जीते हैं बीजेपी ने, उससे अब सहयोगी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लगातार विपक्ष की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सबसे पहले कमजोर करती है, तो अब अगला नंबर नीतीश और नायडू का है। ये चीजें सारी चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट नहीं थे, इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर वहां चुनाव नहीं लड़ा, इसी वजह से
आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी जीत गई, तो क्या यही चीज बिहार में हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय खड़ा है, क्योंकि बिहार के बाद फिर 2026 में एक साथ 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो आगे के चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन अभी से एकजुट नजर आ रहा है और लगातार ये साफ किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और आगे भी जितने भी चुनाव होंगे उसमें एकजुट ही रहेगा। इसको लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आया है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, हम लोगों ने जब पूछा गठबंधन को लेकर, आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा, कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ी थी। 1857 एओ ह्यूम कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग है, उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। तो अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और आगे भी एकजुट ही रहेगा और आगे जितने भी चुनाव होंगे वो इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ही लड़ेगा। और ये लगातार इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो उद्धव गुट शिवसेना हो या फिर अब आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि दिल्ली में अगर वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते तो नतीजे कुछ और होते, क्योंकि तमाम जो आंकड़े निकल कर आए हैं नतीजों के आने के बाद वो यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग होने का ही फायदा बीजेपी उठा ले गई, क्योंकि जो नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ कांग्रेस के चुनावी मैदान में होने से, वो अगर एकजुट होते तो वो नुकसान नहीं होता। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली के जो चुनाव हुए उसने इंडिया गठबंधन को एक सबक दिया है और उसी को लेकर अब लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उस दिन पीएम मोदी ने जब बीजेपी के मुख्यालय में खड़े होकर बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये अपने सहयोगियों की जमीन खींचती है, जमीन खा जाती है, इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाए और आरजेडी पर को कहीं ना कहीं एक तरह से अपने पाले में लाने की या ये कह सकते हैं कि फूट डालने की कोशिश की गई कि वो आरजेडी के बहुत हितैषी हो रहे हैं। और इसको लेकर बड़ी बात ये थी कि जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं, तेजस्वी यादव की तरफ से आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो दिल्ली था और ये बिहार है, जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा, ये बात उनको समझनी होगी। यानी तेजस्वी यादव ने आगे आकर ये साफ कर दिया कि आप जो फूट डालने की राजनीति यहां कर रहे हैं उसे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट है तभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो 400 पार के सपने देख रही थी वो विजय रथ उसका बहुमत पे से पहले ही रुक गया। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। और उसके बाद आदित्य ठाकरे का दिल्ली आना, दिल्ली आकर पहले राहुल गांधी से मिलना, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मिलना और उन्होंने भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर बयान दिया था और अब अखिलेश यादव भी वही बात दोहरा रहे हैं। तो और क्या कुछ अपडेट है आपका इसको लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने? हाँ देखिए अंशिता, असल में सबसे ज़्यादा जो सवाल जो उठ रहे थे वो अखिलेश यादव के बीच में जो कुछ बयान आए थे और जो संसद का सत्र चल रहा था, खासतौर शीतकालीन सत्र, उसमें समाजवादी पार्टी की जो रीति नीति थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे थे। और जिस तरीके से खुलकर उन्होंने पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आगे बढ़कर सबसे पहले आम आदमी पार्टी को समर्थन का संकेत दे दिया था, उसके बाद जो था वो मीडिया ने ये चलाना शुरू किया कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है और इंडिया गठबंधन में फ्रैक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद फिर ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर, हालांकि ममता बनर्जी ने वो बयान दिया नहीं था, उनसे एक सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने कुछ कहा था, उसको लेकर भी चलाया गया कि ममता बनर्जी यूपीए की इसकी इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। इस तरीके के सवाल उठाए गए थे। और हालांकि उस समय भी अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। हमने तय किया है कि वहाँ चूंकि आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और वो सरकार में है, इसलिए हमने उसको वहाँ समर्थन दिया, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था।
लेकिन उसके बावजूद वो खबरें चलाई जाती रही। अब आज जो ये अखिलेश यादव का बयान आया है, ये स्पष्ट, हालांकि कल का ये बयान है उनका, उन्होंने इटावा में दिया था, तो ये बयान अब काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देता है। और आप देखिए कि इस बयान की चर्चा मुख्य धारा की मीडिया में नहीं हो रही है, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी। तो अखिलेश यादव ने इतना खुलकर कह दिया, मतलब इतना खुलकर कांग्रेस की तारीफ तो कांग्रेस ही खुद नहीं कर पाते हैं जितना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का क्या योगदान था, कांग्रेस कैसे बनी, कांग्रेस को बनाने वाले ए.ओ. ह्यूम जो थे वो इटावा के कलेक्टर रहे थे और किस तरीके से वो यहाँ से गए थे। वो सारी बातें जो है वो बता रहे हैं अखिलेश यादव कि इटावा से कांग्रेस का क्या संबंध है और आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का क्या योगदान है, ये अखिलेश यादव सब बता रहे हैं। तो यानी कांग्रेस के समर्थन में और इंडिया गठबंधन के समर्थन में अखिलेश यादव का जो आज का ये वक्तव्य है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसकी अखिलेश यादव के इस बयान को मुख्य धारा का जो मीडिया कहा जाता है उसमें दबाने की कोशिश हो रही है ताकि ये खबरें चलाई जा सके कि इंडिया गठबंधन में टूट पड़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और एकजुट है और आगे की तैयारियां भी अपनी पूरी कर रहा है कि किस तरीके से अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़े जाने हैं। फिलहाल बिहार का चुनाव है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम का चुनाव है जो बड़े चुनाव हैं, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का 27वें चुनाव है। तो बड़े चुनाव जो हैं होने वहाँ हैं, तो वहाँ तैयारियाँ चल रही। तो ये चीज़ें सामने खरीद जा चुकी हैं। इधर जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ बहुमत मिला है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। पहले बताया जा रहा था कि वो आज जो है उनकी विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो विधायक दल की बैठक आज नहीं होगी, अब 19 फरवरी की होगी। तब कहा जा रहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, लौट कर आएंगे तब होगी प्रधानमंत्री, तो आज चूंकि विदेश यात्रा से लौट कर फिर क्यों नहीं पा रही। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार चल रही है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। ऐसा हो सकता है चूंकि आतिशी का ये कहना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है। हम सुन सकते हैं कि आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आतिशी को, पहले उन्हें सुनेंगे फिर उस पर चर्चा करते हैं। आज 17 तारीख हो गई है, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। तो अभी हम आतिशी को सुन रहे थे और आतिशी ने कई सवाल खड़े कर दिए और ये बड़ी बात है, ये बड़ा दावा किया है उन्होंने कि 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और बार बार सिर्फ टाला जा रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि पीएम जब लौट आएंगे, जैसे कि आपने कहा अभी अमलेंदु जी, लेकिन अब पीएम भी लौट आए हैं फिर भी तय नहीं हो पा रहा है। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है और कई नाम है इस लिस्ट में और उस लिस्ट में अभी तय नहीं कर पा रही है बीजेपी। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की एक नीति रही है कि वो हमेशा चौंकाती है
और दूसरी चीज, जो मजबूत चेहरा होता है उसे कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए भी बीजेपी हमेशा किसी नए व्यक्ति को लेकर कुर्सी पर बिठा देती है, और इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि बीजेपी दरअसल कठपुतली सीएम चाहती है। तो ये तमाम आरोप एक बार फिर तेज हो गए हैं बीजेपी पर, जिस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि आप पहले देखिए राजस्थान चुनाव में भी इस तरह से ही समय लिया गया था, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से समय लिया गया था, और फिर जो नाम आए थे उन्होंने पूरी तरह चौंका दिया था, जबकि लिस्ट में नाम कुछ और ही चल रहे थे मीडिया में। तो ये यहाँ पर बुरी तरह से बीजेपी अभी घिरी हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम यूपी पर एक बार और फिर बात करें, नाम बदलने की रणनीति को लेकर जिस तरह से बीजेपी पर लगातार सवाल उठते हैं कि बार बार वो नाम बदलती है, और इसी तरह अब एक और नाम बदल दिया है, उसको लेकर अजय राय ने भी कुछ हमला बोला है। पहले उसे सुनते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मुझे जानकारी मिली कि इस देश के हम सबके बहादुर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के जो नाम से एक विद्यालय जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने पढ़ाई की, उसका नाम इस योगी सरकार ने बदल दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे शहीदों का अपमान है, हमारे वीरों का अपमान है। ये अपमान हम सब नहीं सहेंगे। निश्चित तौर से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि वो हमारे वीरों का अपमान न करे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, इस देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। निश्चित तौर से हम उनके बलिदान को भुला नहीं सकते। इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे वीरों के साथ, उनके परिवार के साथ और उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खड़ी है। धन्यवाद। तो ये मामला अब गहराता चला जा रहा है। अभी जब अखिलेश यादव का हम बयान सुन रहे थे, उसमें भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। तो क्या कुछ रणनीति चल रही है बीजेपी की, जिस पर कांग्रेस ने भी अब सवाल उठा दिया? देखिए अंशिता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने काम बताने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरा कि उनके पास अपने कोई शहीद भी नहीं है, महापुरुष भी नहीं है जिनको बता सके। जब भी उनको बताना पड़ता है तो कांग्रेस से उधार लेने पड़ते हैं, समाजवादियों से उधार लेने पड़ते हैं, कम्युनिस्टों से उधार लेने पड़ते हैं, यानी अपना वो कोई एक महापुरुष भी नहीं बता पाते हैं। यहाँ तक कि सावरकर भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, क्योंकि सावरकर जब तक जिंदा रहे तब तक आरएसएस सावरकर के खिलाफ खड़ा रहा। अब सावरकर को भी अपनाना चाहते हैं तो सावरकर को लेकर भी यानी वो उनके नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कमजोरी है, तो उसको आप स्वीकार कीजिए। लेकिन आप दूसरों के जो आप नहीं कर सकते, तो दूसरे महापुरुषों का नाम बदलना चाहते हैं। इससे पहले भी संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो था उसका नाम बदला गया था, यानी जो नाम बदलने का है, तो इस तरीके की ये चल रही है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। इधर जो ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने कुछ बयान दे दिया। उसको लेकर कीर्ति आज़ाद जो टीएमसी के सांसद हैं और कांग्रेस के बिहार के मुख्यमंत्री रहे भगवत आज़ाद, उनके बेटे हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा हमला जो है आरएसएस पर बोला है। हम चाहेंगे कि हमारी टीम के पास अगर वो बाइट हो कीर्ति आज़ाद की, उसको जरूर सुनवाया जाएगी कीर्ति आज़ाद किस तरीके से आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, कीर्ति आजाद को पहले सुनते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। মোহন ভগবত মানে 26-এর বিধানসভা ইলেকশনের আগে বর্তমানে এসেছেন, রাজ্যে এসেছেন এবং তার বলছে যে আপনারা লোকসভা এরিয়ায় দাঁড়িয়ে প্রচার শুরু করলেন। देखिए, आरएसएस वाले शुरू से अंग्रेजों के साथी थे। इन लोगों ने देश को विभाजन करने में बहुत बड़ा हाथ था, और हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री भागवत आजाद, वह भी जब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे तो उनके साथ में ही कोई आरएसएस के लोग थे जिन्होंने मुखबरी करी थी और उनके पांव में गोली लगी थी। तो इन लोगों के बारे में दुनिया जानती है। ये धर्म के नाम पर जोड़ते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई काम पूछिए कि आरएसएस ने क्या किया या इनके जो बच्चे हैं बीजेपी, उन्होंने क्या किया, तो केवल जुमले के अलावा और कुछ नहीं किया है। तो ये लोग आते हैं, इन लोगों का काम यही है, तोड़ना, लोगों के साथ में बरगलाना। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसके बारे में भी गलत सब प्रचार करना, इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते। और जो ममता बंदोपाध्याय के सामने पश्चिम बंगाल में लड़ने के लिए आएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। और हमारी दीदी जो है वो आगे चल करके, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे इंडिया गठबंधन के भी अध्यक्ष बनेंगी और आगे चल करके देश का नेतृत्व भी करेंगे। हिंदू को एक करार वार्ता दीजिए। देश के लोगों को एक करना चाहिए। अपने देश में जो बापू ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ रह गए वो हम सब हैं, एक हैं। हम कभी अस्पताल जाते हैं तो उस पर हिंदू का खून या मुसलमान का खून नहीं लिखा होता है, उस पर आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो लेते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। उसके बाद मेरा व्यक्तिगत धर्म है, अगर मैं सनातन धर्म का हूं तो मैं सनातन धर्म मानता हूं। গতকালের দিল্লিতে এরকম দুর্ঘটনা। तो अभी कीर्ति आजाद को हम लोग सुन रहे थे और इन्होंने मोहन भागवत को लेकर हमला बोला है, मोदी सरकार पर हमला बोला है। और एक बार फिर वही जो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति है, वहीं कांग्रेस जो सेकुलर राजनीति पर लेकर चलती है, या दूसरे तमाम विपक्षी दल हैं वो सबको एकजुट करके चलते हैं और एक साथ लेकर चलते हैं। जिस तरह से अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी बात की जाए तो उनका भी जो औचित्य था उस यात्रा को निकालने का वो यही था कि सबको एकजुट करना है। वहीं आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि वो बांटने की राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर बांटती है। और मोहन भागवत के जो बयान अभी पिछले दिनों आए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी तो हमें तब मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इस तरह के तमाम जो बयान आ रहे हैं मोहन भागवत की तरफ से और एक बार फिर घिर गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अमलेंदु जी? क्या जानकारी आपके पास? असल में मोहन भागवत जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जगह जगह जाते हैं और उसी हिसाब से वो अपना वक्तव्य देते हैं। लेकिन कीर्ति आजाद ने बहुत तगड़ा हमला जो है वो आरएसएस पर बोला है और यहाँ तक कह दिया कि ये जो थे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और भारत विभाजन में इनकी भूमिका थी। तो इसको लेकर तो पहले भी सवाल उठते रहे आरएसएस की भूमिका को लेकर कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका जो थी वो नकारात्मक थी और आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ आरएसएस खड़ा हुआ था। ये तो तथ्य हैं, तो इन तथ्यों से ना आरएसएस इनकार कर सकता है ना कोई दूसरा और कोई इनकार कर सकता है। तो यहाँ घिरे हुए जो नजर आते हैं और इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लगता है, चूंकि अंग्रेजों के साथ आरएसएस खड़ा हुआ था ऐसा आरोप है, तो इसीलिए उनको लगता है कि 22 जनवरी 2024 को जो थी वो भारत को आज़ादी मिली थी अंशतः, ये समझा जा सकता है। कुल मिला के यही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से पहले भगदड़ मची और नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो भूकंप आया, ये समझाया जा सकता है। और सरकार जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बुरी तरह से यहाँ मोदी सरकार और योगी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार घिरी हुई है, क्योंकि कुव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। जिस तरह से पहले कोरोना में देखा गया कि यूपी से बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी, इसी तरह से इस बार रेल मंत्रालय की भी पोल खुल गई है, सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है, पुलिस प्रशासन की पोल खुल गई है और बुरी तरह से योगी से लेकर मोदी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। जैसा कि अखिलेश यादव को हमने अभी सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुआवजा देना चाहिए। अब बड़ा सवाल तो यही है कि पहले आंकड़े तो खुलकर आए, तब दूसरा बात इस पर होगी कि मुआवजा मिला नहीं मिला, कितनों को मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही कि सरकार अभी आंकड़े ही छुपा रही है। तो मुआवजे को लेकर भी सवाल उठेंगे कि सबको उनका हक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कईयों ने अपने को खो दिया है और उनका तो नाम भी दर्ज नहीं है। एक तरह से अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें और जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो बड़ी बात है कि एक लिस्ट भी सरकार यानी सरकार के पास नाम तक दर्ज नहीं है और लोगों ने अपनों को खो दिया है। खोया पाया विभाग पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को अपनों की कोई सुध नहीं मिल पा रही, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, गाड़ियों की लंबी लाइन है और वहां पर गाड़ियां लावारिस खड़ी हुई हैं, जैसा कि हमने सुना। तो अभी जब विपक्षी नेताओं की तरफ से तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए मोदी सरकार घिरी हुई है। लेकिन टेंशन मोदी सरकार को अब आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है जैसा कि कहा जाता है, और दिल्ली चुनाव के बाद से उसका पूरा फोकस बिहार पर शिफ्ट हो गया है। उसी को लेकर अभी पीएम मोदी बिहार भी जाने वाले हैं, हो सकता है कई परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास करें और कई परियोजनाएं देने की बात करें। वहीं बिहार का जब बजट अभी आया तो बिहार को उन्होंने फोकस में रखा, यानी कोशिश पूरी है कि बिहार की जनता को लुभाया जा सके। लेकिन यूपी की जनता जो उनसे नाराज है और पूरे देश की जो जनता उनसे नाराज है, उसके जो सवाल हैं उसके जवाब देने से डबल इंजन सरकार बचती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक इन सवालों को उठा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है और जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं तो भूकंप भी आया है और भगदड़ भी मची है और हड़कंप मच गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तमाम दर्शकों को ये जानकारियां देने के लिए अमलेंदु जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे एक और सहयोगी अविनाश जी ने भी कई अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।